हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हमारा पहला चैप्टर बेटा ख़त्म हो गया है, क्लास 11th का, द लिविंग वर्ल्ड का। और उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, मतलब स्टार्टिंग थी। और जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, पीसीबी जिन्होंने लिया है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है एंथोनी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर हम सिर्फ बोर्ड की तैयारियों को नहीं कराते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग नीट की तैयारियों को भी करते हैं। प्लस हम उन मेडिकल कोर्सेज़ की भी तैयारियों को करते हैं जिनके लिए जो कॉलेजेस है वो अपने अपने लेवल पे एग्ज़ाम्स तो लेते हैं। एनी हाउ, तो पहला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर शुरू होगा। आप नाम देख रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा रिकैप करूँगा 5 मिनट के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था आ, क्या बोलते हैं ये, क्लासिफिकेशन हायरार्की। हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्पीशीज़ को, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं। और एक बहुत ही फेमस वो थे बोटेनिस्ट लिन, जिन्होंने आपको क्या दिया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर उन्होंने आपको दिया था। और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग पहले वाले को हमेशा स्पीशीज़ जीनस कहते हैं, और जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। ये मेरा लास्ट वीडियो में है, जो बच्चे नए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो मेरा पुराना वीडियो फर्स्ट चैप्टर का देख सकते हैं, चैनल एंथोनी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन हायरार्की में उसको रखा था, है ना। और आपको याद होगा हम लोगों ने किंगडम है, फाइलम है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लासेस है, स्पीशीज़ है और जीनस है। मतलब मैंने नाम ऊपर से लिया, लेकिन उसको हम लोग नाम कहाँ से लेते हैं, नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे पड़ा, और रियलिटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर चीज़ जो ज़िंदा है, हर चीज़, हम लोगों ने लिविंग की बात करी थी, तो हर चीज़ जो ज़िंदा है, उस ज़िंदा चीज़ों को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई करके रखते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो बॉटनिस्ट होते हैं, वो बॉटनिस्ट अलग अलग थ्योरीज़ को हमें देते हैं। तो आज हम लोग सबकी थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम आज के डेट में यूनिवर्सली जिसको चलाते हैं, दैट इज़ अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूं ही नहीं पड़ गया। इसके लिए पहले बहुत सारे बोटेनिस्ट या जियोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया था, इसके लिए स्ट्रगल किया था, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज़ है, इतनी सारी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटीज़ है, जिसको आप मतलब 5 किंगडम में, 10 किंगडम में, 15 किंगडम में, मतलब ऐसा तो 5 किंगडम हम अब वो किए हैं, लेकिन 6 किंगडम भी था, जिसको हम 3 डोमियंस या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो 5 किंगडम, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को अब आपको इन्हीं किंगडम के अंदर क्या करना है, रखना है, ओके। लेकिन इसके पहले और भी जो थ्योरीज आई हैं फॉर द पर्पस ऑफ द नीट एंड फॉर योर बोर्ड, उसको हमें जानना ज़रूरी है। ये हम एंड में इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, बिफोर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमें जो मिली थी, दैट वाज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉस, आपके जो फेमस बोटेनिस्ट हैं लिनियस, जिन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, लिन जिसे आप बोलते थे, लिनियस ने दिया था। लिनियस ने कहा था कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हम 2 भाग में रखेंगे। वन इज कॉल्ड प्लांटे या प्लांट किंगडम, या उन्होंने कहा था एनिमलिया या एनिमल किंगडम। ये तो बात अब बड़ी विचित्र हो गई, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम थोड़ा सा गहराई में जाते जाएंगे ना। वो कहते हैं गोताखोर जब नदी में कूदता तो ऊपर लगता है यार यहाँ पानी कम, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर घुसता, अंदर जाता रहता, उसे लगता है बाप रे, समुद्र की इतनी गहराई है, ठीक है। तो प्लांटे किंगडम, तो सबसे पहले लिनियस ने क्या दिया था हमें, प्लांटे किंगडम और एनिमलिया किंगडम दिया था। और पृथ्वी पर जितने भी पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स है, वो इनको इन्हीं 2 में रखना चाहता था। मगर ये इम्पॉसिबल नहीं था। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि आपको मालूम है जो सबसे प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव मतलब बोले तो जो इस पृथ्वी, जो हम लोग उसमें पढ़ेंगे एवोल्यूशन में,
कि इस पृथ्वी पर जो पहला सेल बना था दैट सेल में भी मतलब उस सेल के पास क्या था, नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था। सो नो न्यूक्लियस ऑफ फॉर द फर्स्ट सेल विच हैज बीन एवोल्यूटेड ऑन दिस अर्थ। तो ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ठीक है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं था, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं थी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बोले से तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था इसके पास। अब बहुत सारी जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती, वो इनके पास नहीं थी, प्रिमिटिव सेल के पास। लेकिन जैसे 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 हम एडवांस होते चले गए वैसे हमसे हमारे पास क्या आ गया, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या था, यूकैरियोटिक सेल दे हैव अ न्यूक्लियस plus nuclear membrane plus membrane bound organelles। तो ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस है या और उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन बाउंड क्या है उनके पास, ऑर्गेनेलीज है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ना ही उनके पास, जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी कोई काम नहीं होता। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब इनका डीएनए, तो डीएनए तो होगा ही, क्योंकि जब ये रेप्लिकेट करेंगे, जब ये अपने जैसे, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जब ये अपने जैसे प्रोगनी को बनाएंगे तो अपने जैसे प्रोगनी को बनाने के लिए इनको न्यूक्लियस तो चाहिए, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है उसी के पास हमारा क्या होता है, जेनेटिक वो होता है, कैरेक्टर होता है, और इसी को हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं, जेनेटिक मटेरियल है। खैर उतना डिटेल अपन अभी आस्ते आस्ते घुसेंगे। तो लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, प्लांटे किंगडम और एनिमलिया किंगडम। उसके बाद अरिस्टोटल भाई थे हमारे पास, उसको अब करता हूँ मैं। ठीक है, सेकंड भाई हमारे पास थे अरस्तु, एरिस्टोटल। अब ईयर वेयर मुझे नहीं याद है, ईयर अब तुम अपना नेट पे देख लेना। एरिस्टोटल ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया। उन्होंने भी कहा कि प्लांटे किंगडम रहेगा और एनिमलिया किंगडम रहेगा। ठीक है, लेकिन एनिमलिया किंगडम में उन्होंने फिर 2 डिवीजन कर दिए। पहला तो वो जो कि रेड ब्लड सेल्स है, क्या कहना चाहिए उनको, हाँ, रेड ब्लड सेल। और दूसरा तो आप समझ ही रहे हैं, जिनके पास कोई ब्लड ही नहीं है। ठीक है, नो रेड ब्लड सेल, नो आरबीसी। तो कहने का मतलब ये हुआ, एरिस्टोटल ने थोड़ा सा और आगे बढ़े, उन्होंने एनिमलिया किंगडम को डिवाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिसके पास आरबीसीज होते हैं, जिनका खून क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। और आप ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखते हैं, आर्थ्रोपोड्स को देखते हैं, जिनको जब आप मार देते हैं, जैसे आप सपोज आपने एंड को मार दिया, जब आपने एंड को मारा तो एंड के अंदर से कोई ब्लड नहीं निकला। आपने जब इसको मारा, क्या बोलते, कॉकरोच को मारा, तो कॉकरोच के अंदर से कोई ब्लड नहीं निकला। जब ब्लड नहीं निकला, इसका मतलब क्या है कि उनके वो जिंदा नहीं है, नहीं। सबके जो ब्लड में पाए जाने वाली आरबीसीज वो क्या है, अलग अलग है। तो आरबीसीज क्या पाई जाती है, जहाँ आरबीसीज पाया जाएगा तो वहाँ रेड ब्लड सेल दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, जिनके पास आरबीसीज है और जिनके पास आरबीसीज नहीं है। इसमें उन्होंने मैमल्स को रख दिया, बर्ड्स को रख दिया, कई सारे इनवर्टिब्रेट्स को, क्या होता है, वर्टिब्रेट्स, ये सब वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स को उन्होंने रख दिया। ठीक, फिर ये भी हजम नहीं हुआ और सारे वैज्ञानिकों को। फिर हमारे पास आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हाइकल ने दिया था। हाइकल, यह आपको रटना जरूरी है क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन बनता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने भी कहा था कि क्या बोलते, प्लांटे किंगडम है, एनिमलिया किंगडम है, और उन्होंने एक किंगडम को और एक किंगडम को और साथ में जोड़ा था, जिसे हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ये किन्होंने कहा था, हैकल साहब ने। इन दोनों 3 किंगडम थ्योरी दी थी हमको। ठीक है, अब 4 किंगडम थ्योरी भी देख लीजिए, इसको रब कर रहे हैं, यहाँ रब करते हैं।
बोर्ड छोटा है, लिखना बहुत है बायोलॉजी में। नाउ फोर किंगडम थ्योरी, हाँ, फोर किंगडम थ्योरी हमें किसने दी थी? कोपलैंड ने, ठीक है, कोपलैंड ने दी थी। कोपलैंड एक बोटेनिस्ट थे। कोपलैंड ने हमें फोर किंगडम थ्योरी दी थी। इन्होंने भी क्या क्या? प्लांटे किंगडम, एनिमलिया किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, इन्होंने कहा मोनेरा किंगडम। मैं इसको पूरा लिखता हूँ, मोनेरा किंगडम, ठीक है। तो कोपलैंड साहब ने अपने को ये दी। उसके बाद बेटा हमारे पास और है कार्लवूस ने, एक बोटेनिस्ट थे कार्लवूस, उन्होंने हमें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसको बोलते हैं थ्री डोमियन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड थ्री डोमियन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्ल वूज ने थ्री डोमियन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें उन्होंने यहाँ पर एक प्लांटे है, एनिमलिया है, ये क्या है? प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, और इन्होंने फंगस भी दिया था, ठीक है। यानी प्लांटे, एनिमलिया, फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया, फंगस, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर दो डिवीजन किया था। एक उन्होंने किया था यू बैक्टीरिया, जो थ्री डबल में बता रहा हूँ, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स। नहीं समझे? कोई ज़रूरत नहीं समझने की इसको, बस इतना लिखो, ये थ्री डोमियन है। यानी कि एक दो तीन चार पाँच के साथ उन्होंने ये छठवां जो किंगडम दिया था, उस किंगडम में इन्होंने रखा था यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का मैंने आपको थोड़ा सा अभी एग्जांपल स्टार्टिंग के वीडियो में दे दिया था। इज़ दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हाँ बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसको मिटा दिया, वहाँ भी यूज़ कर लिए थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज R.H. Whittaker. This is very important. It comes in the NEET, it comes in the board also. R.H. Whittaker साहब ने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम लिख लेना आगे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जो आज ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और हम लोग को इसी पे बात करनी है वन बाय वन। वन इज मोनेरा, फंगस, सॉरी प्रोटिस्टा, ये सीरीज से रटना है भाई, फंगस, प्लांटे एंड एनिमलिया। जान रहे हो, हम लोगों को बनने में तो बहुत समय लग गए, ठीक है। सो दीज आर द फाइव किंगडम्स विच आर गिवन बाय द R.H. Whittaker, एंड नाउ फर्दर वी हैव टू स्टडी अ डिटेल ऑन ऑल ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। सपोज आपने किसी मेढक को देखा, तो मेढक का आप मॉर्फोलॉजी देख के आप उसको किस क्लासिफिकेशन में रखेंगे। जैसे मेढक को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं, तो एम्फीबियंस किस में आ जाता है? एनिमलिया में, और एनिमलिया की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब उस कैटेगरीज में आप उस फ्रॉग को, जिसको आपने पकड़ा है, उसको आप कहाँ पर सेट करेंगे, अब हमें ये सीखना है। इज दैट क्लियर? चलो, सो दिस इज़ अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द R.H. Whittaker साहब। उन्होंने इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को कुछ तो क्राइटेरिया नज़र में रख के दिया था। वो क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। क्राइटेरिया विच इज़ फॉलोड बाय द R.H. Whittaker to make the five kingdoms. Number one, cell structure. See, this is very important.
सेल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2, ही गेव द क्राइटेरिया इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड नंबर 5, ही हैज़ गिवन, एक्चुअली इसमें दिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, लेकिन उसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए तुम लिख लो फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक, एक्चुअली फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप जो होती है दैट इज, आप समझ रहे हो, फाइलो मतलब होता है एक ही टाइप से, यानी कि आज एक शार्क है ना, वो शार्क कभी तो मान लीजिए एक छोटे से फिश से बनी होगी, स्मॉल फिश से, वो शार्क एडवांस होते होते एवोल्यूट होते होते आज एक शार्क बन गई है। तो हम इसका, यानी कि ये जो प्रिमिटिव वाली फ़िश है और ये जो मॉडर्न वाली फ़िश है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप, जिसको कि हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग स्पीशीज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। जैसे हमें ये कहा जाता है कि ह्यूमन्स जो है, जो मैमल्स, वो स्पीशीज़ से आए हैं। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ जो है, दिस इज स्पीशीज़ कम्स अंडर द क्या बोलते हैं, एनिमलिया किंगडम, एंड स्पीशीज़ कंटेन्स ऑल द फिशेस, यानी कि हम फिश से बने हुए हैं, फिश से बने हुए। तो जलपरी और जलपरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं है, मुझे कभी तो देखा नहीं, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप को पढ़ने को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक। दिस इज फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप उसको लिख भी सकते हैं, द रिलेशनशिप दैट शो हाउ फार बैक टू स्पीशीज शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। शेयर्ड मतलब शेयर, शेयरिंग करना, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरिया। अब आप आ जाइए हमारे साथ अपनी किताब का पेज नंबर 17, वहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में आप चीज़ों को देख रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, इस टेबल में आप लोग अगर किताब रखें तो इसको खोलिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक, पेज नंबर 17, हाँ, टेबल 2.1, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम दिया गया है। हम लोग यहाँ बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी बनाएं और आपको समझाएं भी। इट हैज़ टू टेक ओनली 5 मिनट्स, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जो क्राइटेरिया को विटेकर साहब ने बताया है, हम उसी क्राइटेरिया को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। 5 किंगडम को हम कैसे कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाते हैं। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपके पास क्या था, मोनेरा, उसके पास आपके पास क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कूड़ेदान वाला किंगडम है, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दो। थर्ड वन इज फंगस, दिस इज आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू योर बुक फाउंड ऑन पेज नंबर 17 फॉर क्लास 11, प्लांटे एंड एनिमलिया। इसके पहले मैंने तुम्हें बेटा एक चीज़ और बताई थी, सेल मैंने आपको बताया था, सॉरी ये मेरा कंप्यूटराइज बोर्ड है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको 5 क्राइटेरिया बताया था। सबसे पहला जो विटेकर साहब ने फॉलो किया था, उन्होंने कहा था सेल स्ट्रक्चर। सेल में मैंने आपको बोला था कि ये एक, मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए भी होता है, यहाँ पर आरएनए भी पड़ा होता है, यहीं से प्रोटीन भी बनती है, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा रहता है, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, ठीक है।
यहीं पर ही हमारे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पर ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो एक एनवलप में बंद हो, यानी कि ये न्यूक्लियस में बंद हो, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स ये होता है कि उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। प्लस और जितनी भी सेल की जो बॉडीज़ होती, चाहे वो गोल्गी एपरेटस हो, आदर दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, वॉट एवर इट इज़, सब क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इज दैट क्लियर? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स। जैसे हम हैं, हम यूकैरियोट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ वन, ठीक है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए, सी डीएनए लिखता है, इसका मतलब होता है सर्कुलर डीएनए। और जितनी भी उसके पास, खैर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी प्रिमिटिव सेल के पास। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैसे आ गए, इसके पीछे भी एक कहानी है। इस कहानी को हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा इसको देखते हैं, दिमाग में बस आगे बस रखिएगा, हम लोग एक स्टोरी की तरह आगे बढ़ेंगे ना। देखो एक्चुअली बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज अ स्टोरी। whenever you listen these classes or whenever you study of your own from the books, then you consider it that you are studying the story. Just to go on what to say, एडिटिंग एंड पेस्टिंग द सीक्वेंसेस, ठीक है, सीक्वेंसेस को एडिटिंग और पेस्टिंग करते रहोगे तो वो एक पूरी की पूरी कहानी बन जाती है। पिछले चैप्टर हम लोग सीखते हुए अभी आ रही है। तो ऐसे सेल जिनके अंदर नो न्यूक्लियस, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चरल डीएनए है, सॉरी, जो उनका डीएनए है या जो उनका आरएनए है वो क्या है? नंगा पुंगा पड़ा हुआ है, ठीक है। नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, नो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर नहीं होते। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। दी पी से प्रिमिटिव, पी से प्रोकैरियोट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो विटेकर साहब ने ऐसे ही दो सेल स्ट्रक्चर, जो उन्होंने पहला क्राइटेरिया बताया था, ये सेल स्ट्रक्चर को लेके उन्होंने पहला क्राइटेरिया सेट किया। अब आओ हम देखते हैं कि इस पहले क्राइटेरिया में कौन कहाँ फिट होता है। सो मोनेरा इज द किंगडम, और सॉरी, इसको मुझे थोड़ा सा और आगे लिखना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत ये है कि आई एम अ बैक प्लानर। Where is my pen? ओके, यहाँ मुझे निकला था मोनेरा, जल्दी लिखेंगे प्रोटेस्टा, तो ख़त्म करना आज। फंगस, प्लांटे, प्लांटे मैं सिर्फ पी से लिख रहा हूँ, अब आप ये समझ गए होंगे, चलो लिख देते हैं। एनिमलिया को ए से लिख रहे, ठीक है। तो पहला उन्होंने विटेकर साहब ने क्या दिया था? सेल स्ट्रक्चर। तो जो पहला किंगडम, सीरीज से अपने को पढ़ना है, पहला किंगडम जो मोनेरा है, ये सबसे प्रिमिटिव सेल्स माने जाते हैं। प्रिमिटिव सेल्स होंगे तो ये क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स। ओके, यानी कि जो मोनेरन्स होते हैं, मोनेरा के अंदर मोस्टली क्या आता है? सिंगल सेलुलर बैक्टीरियाज आते हैं, और सिंगल सेलुलर बैक्टीरियाज जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी उनके पास नहीं होती है। तो ये याद रखना, बाकी जितने किंगडम बचे हैं ये सब क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ऑल किंगडम इज यूकैरियोटिक हो जाएगा। ये भी यूकैरियोट्स और ये भी यूकैरियोट्स है, यानी कि मोनेरा ही एक प्रिमिटिव है। मोनेरा में मोस्टली हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया। जो हमने 3 डोमेन्स पढ़ा था, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, है ना, ये हम सब इसी में पढ़ेंगे मोनेरा में। यानी मोनेरा जो किंगडम है दैट इज
आ प्रोकैरियोटिक किंगडम, यानी कि उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ स्ट्रक्चर में हमको देखना है सेल वॉल। एक्चुअली सेल वॉल जो है बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और कई सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती। जैसे एनिमलिया किंगडम में तो ये याद रखना कि इसमें बिल्कुल एब्सेंट है, इसमें सेल वॉल नहीं। सेल वॉल मोस्टली पाई जाएगी प्लांटे में प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट रहेगी, बताएंगे क्यों। ठीक है। प्रोटिस्टा में सम प्रेजेंट एंड सम एब्सेंट, किसी किसी में रहती है, इसीलिए बताया ना ये कन्फ्यूजन वाला किंगडम है। तो जितना भी बुरा कचरा, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन लोगों के बेचारों की मेहनत है। ठीक है। तो इसमें तो जो भी प्रेजेंट है लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है, इसमें डाल दो। एब्सेंट है तो खैर कोई बात ही नहीं है। इसके अंदर क्या है, फंगस में जो सेल वॉल है बेटा वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्यूलोज की जो वॉल होती है ना वो सिर्फ प्लांट के पास होती है। प्लांट ओनली हैव सेल्यूलोज वॉल, बाकी सेल्यूलोज की सेल वॉल किसी के पास नहीं होती। तो फंगस भी है उसके पास सेल वॉल तो है, लेकिन क्या है, विदाउट सेल्यूलोज है। किसकी बनी हुई है, सेल वॉल ऑफ, ओ माय गॉड, सेल वॉल ऑफ काइटिन। व्हाट इज दिस काइटिन बताते हैं। ठीक है। और प्लांट है उसके पास है बाबा सेलुलोज, भाई पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है। और इसके पास तो फिर है ही नहीं। काइटिन जो है बेटा, काइटिन जो वर्ड है वो इट इज़ अ होमोपॉलीमर। ठीक है। काइटिन को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हेट्रोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, सपोज जैसे आप कहेंगे स्टार्च। ठीक है। स्टार्च कई सारी मोनोसैकेराइड से क्या है जुड़ के बना हुआ एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब होता है जिसमें जो पॉलीसैकेराइड मीन्स होता है मोर देन 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड मतलब क्या होता है, जिसमें 3 या 3 से कम ग्लूकोज की चेन होती है, उन्हें हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। 3 से मतलब 3 से अबव यानी 4 से लेकर 10 तक या 9 तक जो चेन होती है ग्लूकोज को हम ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। 9 से ऊपर जो चेन रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। 3-9 से ऊपर सपोज मान लीजिए चेन है। ठीक है। तो ये क्या है, एक होमोपॉलीमर है, ये पॉलीमर सेम है। तो जब हम स्टार्च को बोलेंगे तो स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर। इज दैट क्लियर, ये समझ गए। लेकिन अब इसी ग्लूकोज की जगह यहाँ पर ही मान लीजिए अमीनो एसिड की एक चेन लगी है, फिर एक मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड की चेन लगी है। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज अ हेट्रोपॉलीमर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से काइटिन, आप कॉकरोच ने आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच के ऊपर जो आप एक हार्ड सी लेयर को देखते हैं, ठीक है, उसको जब चट से मारते हैं तो कॉकरोच की काइटिन लेयर कभी नहीं टूटती। कॉकरोच के हमेशा क्या नीचे से वो फट जाता है सब चीज़। समझ रहे मेरी बात को। तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक। तो काइटिन इज अ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर यानी कि, और इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर मतलब तो जिस किस चीज़ से बना है, नैग से। ठीक है। नैग किस क्या है, नॉन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। यानी नैग 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 नैग, एक कई सारी नैग की चेन जोड़ के, अरे सॉरी मैंने नॉन लिख दिया, एन एसिटिल है वो, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ठीक है। काइटिन। तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है वो किसकी, सॉरी, जो फंगस में सेल वॉल वो रहती प्रेजेंट रहती है वो किसकी बनी होती, काइटिन की। ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसमें हमको डाल के दिखाएंगे। ठीक है। आज इसको यहाँ बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके आगे का 2 अपने को टॉपिक और करना है वो हम इसको करेंगे। ओके, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।